Welcome to my YouTube channel. 15th of November 2006 में जर्मन पुलिस ने मोनक शहर के अंदर एक बहुत बड़े कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस के हेड ऑफिस के ऊपर छापा मारा। उस छापा मारने की वजह क्या बनी और उस जो इन्वेस्टिगेशन उसके हवाले से की गई पुलिस ने, उसके क्या क्या फाइंडिंग्स थी और ये जो छापा पुलिस ने मारा ये किसके कहने पे मारा। आमतौर पे हम जब भी करप्शन की बात करते हैं तो हमारे जहन में करप्शन के हवाले से या सियासतदान आते हैं या आर्मी एग्जेक्टिव्स आते हैं या ब्यूरोक्रेट आते हैं। हमने कभी ये नहीं सोचा कि प्राइवेट जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्या वो भी किसी किस्म की करप्शन में इन्वॉल्व हो सकती हैं। जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करप्शन करती हैं उनके लिए एक स्पेशल टर्म यूज होती है, उसे कहते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम्स। व्हाइट कॉलर क्राइम अगर आप कभी सुने तो आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि ये जो क्राइम है ये शायद पढ़े लिखे लोग करते हैं। जर्मनी के एक बिजनेस इंस्टीट्यूट ने व्हाइट कॉलर क्राइम की 6 कैरेक्टरिस्टिक बयान की। सबसे पहले उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक उसने बयान किया वो ये किया कि जो व्हाइट कॉलर क्राइम होता है वो हायर क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग करते हैं। मतलब कि ये आम जो लोअर मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास के लोग होते हैं वो ये क्राइम नहीं करते। उसकी भी चंद वजूहात हैं जो हम अपनी वीडियो में बताएंगे। दूसरा, ये जो क्राइम होता है ये नॉन वायलेंस होता है। इसके अंदर कोई किसी को मारा नहीं जाता, कोई कत्लो गारत नहीं होती। तीसरी जो इसकी जो करैक्टर उन्होंने बयान किया वो ये किया कि ये फाइनेंशियल गेन के लिए क्राइम होता है। इसका जो सोल पर्पस यही होता है कि पैसा कमाना या पैसा हासिल करना अपने जो रिसोर्सेज को यूज करके। चौथा, इसका जो उसको उन्होंने इसकी करैक्टरिस्टिक जो है वो बयान की है वो ये इंस्टीट्यूशन को जो है वो डिफ्यूज करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है और सोसाइटी में ये इनजस्टिस जो है वो क्रिएट करता है ये वाला। और उसके अलावा इस क्राइम से जो पब्लिक प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं और आम पे जो एंड रिसीवर होता है उस प्रोडक्ट का, उसके लिए वो प्रोडक्ट बहुत महंगी हो जाती है इस क्राइम की वजह से। सीमेंस जो कि दुनिया की टॉप लीडिंग इलेक्ट्रिकल कंपनी थी और वो पूरी दुनिया के अंदर प्रोजेक्ट्स कर रही थी और उस कंपनी का एंटी करप्शन के हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ था। और एक टाइम पे ये भी था कि वो एमनेस्टी इंटरनेशनल की नॉन ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर भी थी एमनेस्टी इंटरनेशनल की, कि उनका करप्शन के हवाले से, ब्राइबरी के हवाले से बड़ा सख्त मौक़िफ़ था कि ये चीज़ दुनिया में नहीं होनी चाहिए। और चूंकि ये कंपनी जर्मनी के अंदर थी, इनका हेडक्वार्टर जर्मनी के अंदर था, तो जर्मनी के अंदर 1999 से पहले अगर आप ओवरसीज आपकी कंपनी काम कर रही है और वो ओवरसीज ब्राइब देती है, किसी को रिश्वत देती है, तो वो जर्मनी के लॉ के अंदर एक्सेप्टेबल था। उसके लिए वो एक बड़ी खूबसूरत टर्म यूज करते थे, यूजफुल एक्सपेंडिचर के नाम से। अगर आपने अपने ओवरसीज प्रोजेक्ट्स के अंदर किसी को रिश्वत दी है और उसमें वहां के ऑफिशियल एग्जेक्टिव जो गवर्नमेंट ऑफिशियल इन्वॉल्व नहीं है, तो आप उस रिश्वत को एज ए यूजफुल एक्सपेंडिचर यूज करके जर्मनी के अंदर उसके ऊपर टैक्स रिलीफ ले सकते थे। लेकिन 99 के बाद उन्होंने ये लॉ जो है वो अबॉलिश कर दिया और लॉ चेंज कर दिया। तो ये कुछ चीजें व्हाइट कॉलर क्राइम, यूजफुल एक्सपेंडिचर का बैकग्राउंड बनाने का आपको मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड इल्म हो सके कि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं उसमें किस किस्म की करप्शन को जो है वो हम एक्सपोज करेंगे। सीमेंस जो कि उस वक्त दुनिया की बड़ी कंपनी थी और वो मुख्तलिफ दुनिया में प्रोजेक्ट्स कर रही थी। उन प्रोजेक्ट्स के अंदर वो बहुत सारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इक्विपमेंट जो है वो तैयार कर रही थी। लेकिन सिंस 1990 उन्होंने इंटरनेशनल ग्लोबल ब्राइबरी का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने इस सिस्टम के तहत अपने जो रीजनल ऑफिस थे वहां पर वो खुलेआम ये छूट दे रखी थी कि आप जो अपने ऑफिशियल्स हैं उस मुल्क के अंदर उनको ब्राइब ऑफर करके अपने जो मकसद है वो गेन कर सकते हैं। उनका मकसद ये था कि अपना मार्केट में शेयर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना और बढ़ाने के बाद उस मार्केट के अंदर अपनी मोनोपोली कायम करना। और जो उनका वो जो रिश्वत वो देते थे ऑफिशियल्स को, उससे ये होता था कि जो प्रोजेक्ट्स वो करते थे वो गवर्नमेंट या वो ऑफिशियल जो उनके साथ शामिल होते थे उनको हाई इन्फ्लेटेड प्राइस पे प्रोजेक्ट मिल जाता था, जिसकी वजह से वहां पर जो एंड यूजर थे उस प्रोडक्ट के, जो लोकल लोग थे, उनके लिए वो चीज बहुत एक्सपेंसिव हो जाती थी।
कोई भी चीज़ थी, वो इलेक्ट्रिकल के जो थे पावर प्लांट्स थे या बिजली के हवाले से वो करते थे प्रोजेक्ट, तो उनकी ये चीज़ जर्मनी और यूएस में अथॉरिटीज़ ने नोटिस की। नोटिस करने के बाद उनके खिलाफ एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, और इसी सिलसिले में जो जर्मनी की पुलिस थी उन्होंने उनके हेड ऑफिस के ऊपर छापा मारा, और वहां से ये चीज़ें जो है वो रिवील हुई। और जो यूनाइटेड स्टेट था उन्होंने इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की, और उसके अलावा ये हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ी पेनल्टी थी। 1.4 बिलियन डॉलर की जो पेनल्टी जो है वो सीमेंस को पे करनी पड़ी। इस पेनल्टी पे करने का सबसे ज्यादा नुकसान सीमेंस को ये हुआ कि उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, पब्लिक सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, वो कॉन्ट्रैक्ट उनके लूज होने शुरू हो गए, और उनको ये फियर हो गया कि शायद हमें पब्लिक सेक्टर में जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो मिले ही ना। अब अगर आप ये स्टोरी को बताने का मकसद ये है कि आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर आमतौर पे करप्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो यही पाया जाता है कि जो गरीब ममालिक हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां पे ये करप्शन होती है। लेकिन कॉरपोरेट लेवल पे इस तरह की करप्शन होना एक आई अवेकनिंग था पूरी दुनिया के लिए। उन्होंने देखा किस तरह सीमेंस ने अपने लोकल नेटवर्क को यूज किया, और यूज करने के बाद उन्होंने ये करप्शन का जो कल्चर है ये आम कर दिया यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर। वो जहां कहीं जाते थे वहां के लोकल्स ऑफिशियल्स के साथ मिलके कॉन्ट्रैक्ट विन करने के लिए उनको ब्राइब्स देते थे, और वो ब्राइब्स जो है वो अपनी शीट में एज ए यूजफुल एक्सपेंडिचर के नाम से जो है वो क्लेम कर लेते थे एज ए टैक्सेबल, जो उनका था वो बैलेंस शीट के अंदर। उसका ये नुकसान ये हुआ इस कंपनी को, जब ये करप्शन पकड़ी गई, एक तो उनको जो है वो हेफ्टी फाइन्स जो है वो पे करने पड़े, जो कि अराउंड 1.6 बिलियन थे। दूसरा, उनकी ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर रेपुटेशन जो है वो बहुत खराब हुई, और लोगों ने समझा ये जो है ये करप्ट अनासर को जो है वो सपोर्ट करते हैं, और इस अनासर की वजह से जो है वो सोसाइटी के अंदर जो है वो डिस्ट्रक्शन जो है वो क्रिएट होती है। उसके बाद उन्होंने फौरन इस अपनी पेनल्टी के बाद जब उन्हें ये चीज़ें कही गई, तो उन्होंने अपनी जो होल मैनेजमेंट सिस्टम थी वो चेंज कर दी, और चेंज करने के बाद उन्होंने जो है वो नया सिस्टम लेके आया, नई मैनेजमेंट लेके आया, जिसका मकसद ये था कि ये ब्राइबरी का जो कॉन्सेप्ट है मुकम्मल तौर पे उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ख़त्म कर दिया जाए। इसके अंदर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि जब से ये जो यूनाइटेड स्टेट ने अपना ये लॉ बनाया है फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के हवाले से, कि जो फॉरेन की जो अगर लोग यहाँ पे आकर कोई फाइनेंशियल क्राइम करते हैं, तो ये सबसे बड़ा जो उनका जो है वो इस लॉ की बेस के ऊपर सबसे बड़ी पेनल्टी जो है वो सीमेंस ने पे की इसके सारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो आप ये बातें सोचने का मकसद ये होता है, ये बातें करने का, कि चूंकि सोसाइटी के अंदर करप्शन जो है वो रोज बरोज बढ़ रही है, और इसके अंदर जो कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्होंने भी अपना रोल प्ले करते हैं। ये अपना प्रॉफिट शेयर बढ़ाने के लिए, अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, वो जो प्रोडक्ट जो कि आम लोगों को मिलनी चाहिए थी, वो जो प्रॉफिट है जिससे आम लोग बेनिफिटेड होते, वो ये अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज कर लेते हैं। तो हम कोशिश करेंगे हम आने वाली वीडियो के अंदर आपको बताएं किस तरह ये करप्शन जो है सोसाइटी को तबाह कर रही है, और बहुत सारे जो टॉप एग्जेक्टिव्स हैं वो किस तरह इस करप्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इस वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, एंड आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चन। सो कीप वाचिंग माय यूट्यूब वीडियो for more updates. Thank you very much for watching my YouTube video.